बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। मेरा नाम अरसलान महमूद है और मैं एज़ अ लेक्चरर इन इंग्लिश पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में तकरीबन 5 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी सिलेक्शन 2015 के बैच में हुई थी और मेरी जो अपॉइंटमेंट थी वो सरवर शहीद निशान हैदर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गुजरहान में हुई थी और वहीं पे मैं काम कर रहा हूँ। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने लेक्चरर की जॉब के लिए अप्लाई किया है और वो आजकल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूं कि मेरी जो टेस्ट की तैयारी थी वो मैंने कैसे की थी और कैसे मेरा टेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसे मेरी सिलेक्शन हुई, वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने जहन में रखी हुई थी, जिन पे मैंने अमल किया था। और मैं चाहता हूं कि वो चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूं, कुछ ज़रूरी बातें जो जिन पे अमल करके आपकी तैयारी जो है वो बेहतर हो सकती है। स्टार्ट में मैं आपसे अपनी एकेडमिक प्रोफाइल शेयर करूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि जब 2015 में मैंने लेक्चरर का टेस्ट दिया पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो उस वक्त मेरा एकेडमिक स्टेटस क्या था। इसके बाद जो चंद अहम पॉइंट्स हैं, चंद अहम बातें हैं जो शुरू में भी मैंने कहा, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करूंगा ये मेरे अपने पर्सनल एनालिसिस पे बेस्ड हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं। तो आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। और ये चंद बातें जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं शेयर करूँगा, ये बातें सिर्फ जनरल अप्रोच के हवाले से हैं, टेस्ट के हवाले से, जो आपकी तैयारी के हवाले से अप्रोच होनी चाहिए, जो आपका एक माइंड सेट होना चाहिए, उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ जो बड़ा ज़रूरी है। और ये हर सब्जेक्ट का जो कैंडिडेट है उसके लिए ये बातें ज़रूरी हैं, तो ये किसी ख़ास सब्जेक्ट के लिए नहीं है। इसके बाद जब ये इम्पोर्टेंट कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर कर लूँगा, तो उसके बाद हम इंग्लिश के सब्जेक्ट के हवाले से बात करेंगे। जो लोग लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए, तो उनको मैं कुछ बुक्स और कोई वेबसाइट रिकमेंड करूँगा और बताऊंगा कि कौन कौन से एरिया से किस किस तरह से आपने तैयारी करनी है। तो इंशाल्लाह जब ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो आई होप कि आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी तैयारी करने के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जो एकेडमिक प्रोफाइल है वो क्या है। मैट्रिक मैंने 2008 में किया, फर्स्ट डिवीज़न थी उसमें, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स नहीं थे लेकिन अच्छे मार्क्स थे। उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट 2010 में किया। इंटरमीडिएट में मेरे पास एक प्लस पॉइंट ये था, मेरे पास सिल्वर मेडल था क्योंकि मेरी सेकंड पोजीशन थी रावलपिंडी बोर्ड में ह्यूमैनिटीज़ के ग्रुप में। तो ये मेरे लिए एक डिस्टिंक्शन थी और एक प्लस पॉइंट रहा मेरे लिए, मेरे उस एजुकेशनल करियर में भी, और जब मैंने जॉब के लिए भी अप्लाई किया वहाँ पे भी ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था पोजीशन वाला। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने 2012 में कंप्लीट की और ग्रेजुएशन में भी फ़र्स्ट डिवीज़न थी और तहसील लेवल पे भी पोजीशन थी। उसके बाद कुछ सिनारियो जो है वो चेंज हुआ। मैंने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम के बाद काम करना शुरू कर दिया, जॉब करना शुरू कर दी प्राइवेटली ही। मैं एक सेल्समैन के तौर पे काम कर रहा था और फिर वहीं से मैंने प्राइवेट जो है एमए इंग्लिश के लिए कोशिश शुरू की। मैंने एक एकेडमी से क्लासेस लीं और तकरीबन 1.5 साल के अरसे में मैंने अपना एमए इंग्लिश कंप्लीट किया। और एमए इंग्लिश में जैसे कि जो लोग इंग्लिश के सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं वो जानते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से काफ़ी एक मुश्किल एक्सपीरियंस होता है। तो बहरहाल मैंने उसको एज अ होल कंप्लीट किया 1.5 साल में और सेकंड डिवीज़न भी उसमें आ गई। तो ये 2014 में मेरा मास्टर्स जो है वो नवंबर में कंप्लीट हो चुका था। और 1 साल मुझे वो जॉब का एक्सपीरियंस भी बीच में रहा मेरा पार्ट 1 के दौरान सेल्समैन का। तो उसने मुझे काफ़ी जो है वो हेल्प आउट इस तरह से की थी क्योंकि उसमें पब्लिक डीलिंग थी। तो उससे पहले मैं काफ़ी शाय था, लोगों के सामने बात करने में एक झिझक थी, हेजिटेशन थी, वो उसमें मेरी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी। तो वो भी एक तरह से मेरे लिए प्लस पॉइंट मैं उसको काउंट करता हूँ। तो 2014 में नवंबर में कंप्लीट हुआ मेरा मास्टर्स और नवंबर में ही अक्टूबर था या नवंबर था आई थिंक, तो उसी माह में ही नेक्स्ट वीक में एनटीएस के थ्रू जॉब्स हैं स्कूल एजुकेशन की, एजुकेटर्स की। तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया एससी एससी के लिए 14 स्केल के लिए और एसएससी 16 स्केल के लिए। तो 16 स्केल पे और 14 स्केल दोनों पे मेरी जो है वो मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ गया, मेरी सिलेक्शन हो गई। 16 में ये था कि तहसील में मेरा नाम टॉप पे था,
तो मेरे पास जो है वो दो ऑप्शंस थे स्कूल्स के। मैंने एक स्कूल चूज़ किया और 2015 अप्रैल में मैंने वहाँ ज्वाइन किया। उसके अलावा जो इंडक्शन ट्रेनिंग थी डिस्ट्रिक्ट लेवल की, उसमें भी आई वाज़ द टॉपर, उसमें भी मुझे फ़र्स्ट पोजीशन दी गई। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए मतलब एक आप उसको कह सकते हैं कॉन्फिडेंस देने वाली थी। मुझे ख़ुद एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता जा रहा था इस तरह की जो डिस्टिंक्शंस मुझे मिल रही थी। 2015 के स्टार्ट में ही, उसी वक्त जब मेरी सिलेक्शन हो रही थी स्कूल में, उस वक्त मेरी एएसआई के तौर पे भी सिलेक्शन हुई एयरपोर्ट सिक्योरिटी फ़ोर्स में। लेकिन फिर क्योंकि मेरी अपनी ख्वाहिश थी टीचिंग और मुझे मतलब फ़ील होता था कि आई शुड टीच, तो मैंने फिर वो उसको फ़ोरगो कर दिया और मैं टीचिंग की तरफ आ गया। एसएससी के तौर पे मैंने ज्वाइन कर लिया अप्रैल 2015 में, और मई 2015 में ही लेक्चरर की जॉब्स अनाउंस हुई। इससे पहले मुझे लेक्चरर की जॉब के हवाले से कुछ भी पता नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे मेरे टीचर सर उल्फत सत्तार हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि इस तरह लेक्चरर की जॉब्स हैं, आप इसमें अप्लाई करो। और उन्होंने ही मुझे गाइड किया कि आपको फ़लाँ बुक से तैयारी करनी चाहिए और आप इसके लिए अप्लाई करें। मई में मैंने अप्लाई किया और मुझे अब वो एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद कि कब टेस्ट हुआ, शायद जुलाई अगस्त में कहीं टेस्ट हुआ होगा। और मैंने तैयारी की और उसमें टेस्ट पास हुआ। फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया मैं, और इंटरव्यू भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्लियर हुआ और मेरी सिलेक्शन जो है वो तकरीबन नवंबर 2015 में हो गई थी, और जॉइनिंग जो है वो जनवरी 2016 में की। तो ये मेरा एकेडमिक एक प्रोफाइल मैं चाह रहा था आपसे शेयर करूं। तो इसके बाद अभी मैंने एमफिल भी कर लिया है इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में फाउंडेशन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से। तो बीएड भी मैंने किया अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से स्कूल की जॉब के दौरान ही। तो ये तो होगी एकेडमिक प्रोफाइल। अब चलते हैं जी कि जब मैं लेक्चर की तैयारी कर रहा था तो उस वक्त मेरे जहन में कौन सी चीज़ें थीं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली मैं उनको फॉलो कर रहा था। अब मैं जब वो सोचता हूँ तो मैं उसमें से चंद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने निकाले हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपसे शेयर करूँ। आप उन पे अमल करके इंशाअल्लाह टेस्ट की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये 100% जी इसमें कामयाबी की गारंटी है। जैसे मैं देखता रहता हूँ फेसबुक पे और यूट्यूब पे लोग लिखते हैं कि जी हमारी ये बातें आप सुन लें तो 100% आपका टेस्ट पास होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसकी बेस पे चंद बातें आपको बताऊँगा, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और आप पे डिपेंड करता है, आपकी क्वालिफ़िकेशन पे, आपकी अपनी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इंशाल्लाह ये मेरी बातें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। सबसे पहली बात यह है, अगर आप ये समझते हैं कि टीचिंग जो है ये आपकी नेचर में है, यानी आप ऐसा महसूस करते हैं कि पढ़ा के आपको सुकून मिलता है, तस्कीन मिलती है, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो फिर आपके जो चांसेस हैं ना सिलेक्शन के, वो उन लोगों से ज़्यादा हैं जो लोग सिर्फ जॉब की तलाश में हैं। अब जॉब की तलाश में तो एक वक्त में हम सब होते हैं। जब हमारे पास जॉब नहीं होती तो हम सब जो हैं वो चाहते हैं कि जॉब मिल जाए, चाहे वो किसी तरह की क्यों ना हो, क्योंकि उस वक्त हम सिर्फ अपने सर्वाइवल की सोच रहे होते हैं। हम सोच रहे होते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए। लेकिन जब अगर आप अपने आप से सवाल करें कि अगर मेरे पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि मेरे पास एक और कोई किसी भी शोबे की जॉब है जिसमें अच्छी पे है, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, और दूसरी तरफ टीचिंग की जॉब है, तो आप, या लेक्चरशिप की जॉब चले हम क्या लेते हैं, आपके पास लेक्चरर की जॉब है, तो आप इन दोनों में से किसका इंतखाब करेंगे? और आप के जहन और आपका दिल आपको कहता है कि आप टीचिंग को चुनें, तो इसका मतलब है टीचिंग का जो एक फ़ितरी रुझान है वो आपके अंदर मौजूद है, एक नेचुरल टेंडेंसी जो है, एक नेचुरल एप्टीट्यूड वो आपके अंदर मौजूद है, और आप टीचर ही बनना चाहते हैं। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो कि टीचर बनना चाहते हैं, मतलब उनके अंदर ये ख्वाहिश है, वो पढ़ाना चाहते हैं, वो लोगों की ज़िंदगियों पे अपना एक इन्फ्लुएंस, अपना एक असर छोड़ना चाहते हैं और एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं लोगों की ज़िंदगियों में, तो ऐसे लोग जो हैं, ऐसे जो कैंडिडेट हैं जो लेक्चरर की जॉब के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, तो उनके चांसेस बेहतर हैं। याद रखें, बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी अप्लाई किया है जो सिर्फ जॉब की तलाश में, वो लेक्चरर के तौर पे अगर सेलेक्ट हो भी जाते हैं और कहीं और उन्हें ऑप्शन मिलता है तो वो उस तरफ चले जाएंगे। तो अगर तो आप टीचर बनना चाहते हैं तो फिर आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। तो ये क्वेश्चन अपने आप से सबसे पहले कर लें कि क्या
ये चीज़ आपकी नेचर में शामिल है। अब जब आपका आंसर यस है, जी हाँ मैं टीचर बनना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी फितरत में है, ये मेरी नेचर में है, मैं सिर्फ जॉब नहीं ढूंढ रहा बल्कि ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है, मेरा नस्बुलैन है, मेरा एम ऑफ लाइफ है टू बिकम अ टीचर, टू बिकम अ लेक्चरर, टू बिकम अ प्रोफेसर, टू टीच पीपल बिकॉज इट गिव्स मी सेटिस्फेक्शन। अगर आपकी सोच ये है तो फिर आपका एटीट्यूड, आपकी अप्रोच, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए अपने बारे में। आपको ये यकीन होना चाहिए कि मैंने ये टेस्ट पास करना है, क्योंकि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो यकीनन आपको अपना सब्जेक्ट जो है उस पर ग्रिप होगी, आपको उसमें दिलचस्पी होगी। आप कहीं ना कहीं हो सकता है पढ़ा रहे हूँ या पढ़ रहे हूँ, या अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे फिर भी आप कुछ ना कुछ किताबें अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड, अपनी फ़ील्ड के रिलेटेड पढ़ रहे होंगे। तो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ मैं इस टेस्ट को पास कर सकता हूँ या पास कर सकती हूँ। मैंने जो देखा है, जिन लोगों ने मुझसे बात की है या जिन लोगों को मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, पोस्ट पढ़ी हैं, सवालात लोगों के पढ़े हैं, पीपल आर फुल ऑफ डाउट्स, फुल ऑफ कन्फ्यूजन्स, और ऐसी चीज़ों पे वो कंफ्यूज्ड हैं और ऐसी चीज़ों पे वो परेशान हैं जो बिल्कुल इर्रेलेवेंट हैं, जिनको सोचना, जिनको जानना ज़रूरी नहीं है टेस्ट पास करने के लिए। अब टेस्ट पास करने के लिए आपको ये जानने की या ये सोचने की हरगिज़ भी ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ और कौन कौन किस किस क्वालिफ़िकेशन वाला बंदा टेस्ट देगा। आपको ये जानने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने हैं। रोज़ लोग जाके देख रहे हैं वेबसाइट पे आज कितने कैंडिडेट हो गए जिन्होंने अप्लाई किया। भाई उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपको? टेस्ट पास करने के लिए आपको नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। डोंट थिंक अबाउट दैट। अगर आप इन चीज़ों में पड़ेंगे, उलझेंगे, तो फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी, मायूसी मिलेगी, और यकीनन फिर आपकी जो तैयारी है वो भी उसकी जो इंटेंसिटी है ना वो उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी कि खैर ये तो बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, थोड़ी सीट्स हैं तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो मुझे ज़्यादा इसमें अपनी जान मारने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये एटीट्यूड है, बहुत सारे लोगों का। जब मैंने टेस्ट दिया था लेक्चरर का तो यकीन करें बिल्कुल भी नहीं पता था कि कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। बाद में पता चला भाई कि इतने लोगों ने अप्लाई किया था और इतने लोग सेलेक्ट हुए हैं, वरना पहले से बिल्कुल भी पता नहीं था। बस अपना जो भी सिलेबस था या जो भी बुक्स पढ़ने वाली थी उन पे फोकस किया और जाके टेस्ट दे दिया, और ये नहीं सोचा कि कौन कौन और टेस्ट दे रहा है या कितने लोग हैं और पता नहीं सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। इस तरह की कोई सोच नहीं थी। सिलेक्ट होने के लिए, पास करने के लिए टेस्ट दिया था। बल्कि जब मैंने स्कूल का टेस्ट दिया तो यकीन करें कि 2 सीट्स थी तहसील में एसएससी 16 ग्रेड के लिए। तो एक एकेडमी में जहाँ मैं पढ़ा रहा था वहाँ मेरी कोलीग ने मुझे कहा कि अरसान इसके लिए अप्लाई ना करें 16 के लिए, क्योंकि इसकी तो 2 सीट्स हैं, पूरी तहसील है, इतनी बड़ी तहसील है गुजरान, तो इसमें तो चांस बनेगा ही नहीं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा 2 सीट्स हैं, ये तो एक एक्स्ट्रा है क्योंकि मुझे तो एक ही चाहिए। तो इस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए। भाई आपको तो एक सीट चाहिए ना, अगर उसकी 30 सीट्स हैं या 40 हैं या 100 है या 150 है तो आपको सिर्फ एक चाहिए। आप अपनी एक सीट को दे के अप्लाई करें और साबित करें कि आप डिज़र्व करते हैं वो सीट। तो ये वाली अप्रोच, ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए। तीसरी चीज़, अब आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, आप ये जानते हैं, चाहते हैं कि आप टीचर बनना चाहते हैं, और फिर आपको चाहिए डायरेक्शन। मसला ये है कि जब आप सोशल मीडिया से मटेरियल हासिल करने की या एडवाइस लेने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे यू गेट कन्फ्यूज्ड। वहाँ पे कन्फ्यूजन के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि हर बंदा वहाँ पे एरिस्टोटल और सोक्रेटिस बना हुआ है। हर बंदा कुछ ना कुछ जो है ना अपनी तरफ से कोई निराली चीज़ निकाल के लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में जो है ना वो कोशिश में लगा होता है कि ये बुक पढ़ लीजिए, ये मटेरियल पढ़ लीजिए, ये एमसीक्यूज़ पढ़ लीजिए तो आपका टेस्ट जो है वो पास हो जाएगा। और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी चीज़ों में से क्या क्या पढ़ा जाए, और बल्कि मायूस हो जाते हैं ये देख के, भाई ये जो इतनी बुक्स सजेस्ट कर रहे हैं इनमें से मैंने तो एक भी नहीं पढ़ी हुई, या मेरे पास तो इनमें से एक भी नहीं है, तो मेरा टेस्ट कैसे पास होगा। उन सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल इररेलेवेंट होती हैं, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती।
तो ये बात जहन में रख लें कि आप एक किसी रेलेवेंट बंदे से कांटेक्ट करें, ऐसे बंदे से जिसने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट पास किया हो, क्वालिफाई किया हो या सेलेक्ट हुआ हो, उससे आप राय लें और फिर उस पर अमल करें। जब आप बहुत सारे लोगों से राय लेना शुरू करेंगे तो फिर कन्फ्यूजन्स जो हैं वो बढ़ती जाएंगी, फिर आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किस चीज़ को आप पढ़ें और किस चीज़ को छोड़ दें। उसके बाद डायरेक्शन के बाद आपको चाहिए कंसिस्टेंसी, यानी अगर आपको पता चल गया कि ये चीज़ें हमने करनी हैं तो फिर चाहिए आपको कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप मुस्तकिल तौर पे काम करें। तैयारी आप डेली बेसिस पे जो भी आप डिसाइड करते हैं, आप अपना जो भी डिफ़ाइन करते हैं अपना कि मैंने इतने चैप्टर्स या इतने एमसीक्यूज़ या इतने पेजेस जो हैं वो मैंने पढ़ने हैं, फिर आप उस पे कायम रहें। फ़र्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक उसको बढ़ा लें लेकिन कम ना करें, उसमें ब्रेक ना दें। हमारी जो तैयारी है ना वो एक कंसिस्टेंट होनी चाहिए, एपिसोडिक नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो एपिसोड्स में काम करते हैं। एक दिन कहा कि मैंने तैयारी करनी है, मैंने पढ़ना है और बहुत सारा पढ़ लिया, और अगले हो सकता है 3 दिन वो किताब को हाथ भी ना लगाएं। तो इस तरह से लेक्चरर का टेस्ट पास नहीं होता। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, मुस्तकिल मेहनत चाहिए। जब तक टेस्ट नहीं होता आप लगातार रोज़ पढ़ें और रेलेवेंट चीज़ें पढ़ें। सोशल मीडिया को कम वक्त दें और अपना जो भी आपको बुक किसी ने गाइड कर दिया है, किसी ऑथेंटिक बंदे से ऑथेंटिक मटेरियल लें और सजेशन लें, रिकमेंडेशन लें और फिर उसको पढ़ें, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें। अब ऑथेंटिक मटेरियल क्या होना चाहिए, टेस्ट में तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, टेस्ट के लिए तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, मुख्तसर चंद बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो आप अपना सलेबस जो है मास्टर्स का, इंटर का, ग्रेजुएशन का और मास्टर्स का, अब मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स की नौइयत क्योंकि मुख्तलिफ है तो ज़्यादातर जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं या सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स हैं तो उनका इंटर से लेके मास्टर्स तक का जो सलेबस है वो बड़ा अहम है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इंटर से बिल्ड होना शुरू होते हैं। तो इंटर से मास्टर्स तक का जो सलेबस है उसको रिवाइज़ करें। रिवाइज़ करने का ये मतलब नहीं है कि आप वो सारा टेक्स्ट पढ़ना शुरू कर दें, बल्कि जो समरीज़ हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, उनको वो रिवाइज़ कर लें। जो लोग लिटरेचर के हैं, स्पेशली इंग्लिश के, वो लोग मास्टर्स का सलेबस फ़ोकस करें और ग्रेजुएशन का भी बेशक पढ़ लें, लेकिन मास्टर्स के सलेबस से ज़्यादा टेस्ट आता है। इंटरमीडिएट का सलेबस जो है वो उसमें शामिल नहीं किया जाता टेस्ट में। तो आप मास्टर्स का सलेबस करें, अपना सलेबस और जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ का सलेबस है जिसमें पंजाब है, सरगोदा है या और जो भी आपके सब्जेक्ट के हवाले से फ़ेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका सलेबस भी देखें, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। अगर वो आपके सलेबस से कुछ डिफरेंट हैं तो जो उनके मेजर वर्क्स हैं उनको भी आप देखें, उनको भी स्टडी करें। मास्टर्स के सलेबस से जो है ज़्यादातर जो टेस्ट बनाया जाता है। इसके अलावा जो जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज जो है वो इंग्लिश का भी होगा और इस्लामिक स्टडीज़ का भी होगा, पाक स्टडीज़ का भी होगा, करंट अफेयर्स में भी उसमें शामिल होंगे। तो जनरल नॉलेज के लिए जो लोग बाकी सब्जेक्ट्स के हैं यानी इंग्लिश के नहीं हैं, वो इंग्लिश के सिनोनिम्स उसमें आ सकते हैं, उसके अलावा एंटोनिम्स आ सकते हैं, प्रपोजिशंस आ सकती हैं, नरेशन यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ सकते हैं, एक्टिव पैसिव भी दिए जाते हैं बाज़ दफ़ा। तो ये चीज़ें इंग्लिश के सिलेबस से वहाँ आ सकती हैं। फिर पाक स्टडीज़ की जो बेसिक्स हैं और इसके अलावा इस्लामियात की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो उसमें शामिल हो सकती है। और करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़ वगैरह देखा करें, और जो मेजर स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं या पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स जो हैं, जो न्यूज़ अगर आप देखेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या टीवी पे न्यूज़ देखेंगे तो करंट अफेयर्स के हवाले से भी आप जो क्वेश्चंस हैं वो उनको अटैम्प्ट कर सकेंगे। ये तो होगी जनरल बातें जो सबके लिए ज़रूरी हैं। और अब मैं बात करूँगा इंग्लिश के सिलेबस के हवाले से और इंग्लिश की वो बुक्स और वो वेबसाइट्स जो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ। इंग्लिश में मैंने जैसे बताया सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो मास्टर्स से ही होते हैं। तकरीबन सारा टेस्ट जो है वो मास्टर्स के सिलेबस से होता है। वो सिर्फ़ किसी एक यूनिवर्सिटी से नहीं हो सकता, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो पंजाब सरगोदा के सिलेबस में जो किताबें शामिल हैं उनसे होता है। आप इनको रिवाइज़ करें, अगर आप इन यूनिवर्सिटी से पढ़ें, अगर नहीं पढ़े तो इनके सिलेबस को सर्च आउट करें और समरीज़ को पढ़ें।
क्योंकि अब कंप्लीट टेक्स्ट नावल का, ड्रामा का और इन चीज़ों का पढ़ना पॉसिबल नहीं है। समरीज़ को रिवाइज़ करें। मैं क्वेश्चंस जो हैं वो राइटर के हवाले से, राइटर के मेजर वर्क्स के हवाले से, उसके अलावा जो कैरेक्टर्स हैं नावल्स के, ड्रामा के, उनके हवाले से क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में। बहुत सारी जो मान्यूट डिटेल्स हैं उसके हवाले से चीज़ें नहीं पूछी जाती। तो मेजर जो राइटर्स हैं उनके जो फेमस वर्क्स हैं और फिर जो फेमस वर्क्स के अंदर कैरेक्टर्स हैं और मेजर इवेंट्स हैं या थीम्स हैं, उनके हवाले से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये अगर आप समरी पढ़ें तो इससे आपको हेल्प मिल सकेगी। तो सबसे पहले तो सिलेबस रिवाइज़ करें। दूसरी चीज़, अब इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स का भी एक पोर्शन जो है वो टेस्ट में शामिल होता है। कुछ लोग जो हैं जिन्होंने मास्टर्स में लिंग्विस्टिक्स भी पढ़ा हुआ है उनको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि वो अगर तो बुक लेना चाहते हैं तो बुक है NKM की, न्यू किताब महल की, बल्कि KM की भी है, किताब महल की भी। तो एक जैसी ही बुक है इनकी, बुक्स हैं इनकी इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स एक किताब है जो पंजाब यूनिवर्सिटी के और सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इसमें लिंग्विस्टिक्स की जितनी भी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो भी ब्रांचेस हैं, उनका एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। अगर आपके पास वो किताब हो तो उससे आप लिंग्विस्टिक्स की तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो लिंग्विस्टिक्स की बेसिक टर्म्स हैं, यानी फ़ोनेटिक्स क्या है, फ़ोनोलॉजी क्या है, फ़नीम क्या है, मोफीम क्या है, इस तरह की जो बेसिक टर्म्स हैं लिंग्विस्टिक्स की वही पूछी जाती हैं। उनको आप सर्च आउट कर सकते हैं। गूगल से भी आपको ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक तो हो गया आप अपना सिलेबस रिवाइज़ करेंगे, दूसरा आपने लिंग्विस्टिक्स की इन्फॉर्मेशन के लिए या NKM की बुक ले लें, या फिर आपके पास अगर आपकी अपनी यूनिवर्सिटी के हवाले से कोई ऐसी बुक है जिसमें कम वक्त में आप ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें, ऐसी एक किताब आप चूज़ कर लें। मैंने तो NKM की क्योंकि मेरे पास थी तो मैंने उसी को कंसल्ट किया था। उसके बाद आप एक वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ, मैं स्क्रीन पे ये लिख भी रहा हूँ, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इस वेबसाइट पे जाएं और इस वेबसाइट पे तमाम जो मेजर लिटरेरी वर्क्स हैं, मोस्ट ऑफ़ देम, ज़्यादातर जो हैं वो उस पे मौजूद हैं, उनकी समरीज़ मौजूद हैं और इसके अलावा उनके हवाले से MCQs भी मौजूद हैं। ये अगर आप वेबसाइट कंसल्ट करेंगे, इसका नाम है, इसका एड्रेस है www.sparknotes.com। स्पार्क नोट्स पे आप जाएं, वहाँ से आपको बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही आसान लैंग्वेज में जो है आपको मटेरियल मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो स्पार्क नोट्स पे लाजमी जाएं, रोज़ाना आप देख लें, जितना भी आप मटेरियल पढ़ सकते हैं, एक अपना शेड्यूल बना लें, एक टाइम टेबल बना लें, उसके मुताबिक कंसिस्टेंटली उसको पढ़ें, वहीं से MCQs को सॉल्व करने की कोशिश करें। चौथी चीज़ जो इंग्लिश के हवाले से इम्पोर्टेंट है वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस हिस्ट्री में से आएंगे। तो इसके लिए आपने बुक जो लेनी है वो ऐसी लेनी है जो इस मुख्तसर वक्त में आप पढ़ सकें और जिसमें रेलिवेंट मटेरियल हो और आसान लैंग्वेज में लिखा हो। तो इसके लिए मैं आपको B.R. मलिक की बुक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे जो है वो रिकमेंड करूँगा। आप इसको चाहे डाउनलोड कर लें या हार्ड कॉपी में अगर मिलती है तो इसको ले लें। ये किताब आप पढ़ें और ये भी बड़ी हेल्पफुल होगी आपके टेस्ट में पास होने में। उसके बाद 5वें नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ से आपने तैयारी करनी है वो आप एक MCQs की बुक ले लेंगे, लेक्चरर गाइड ले लेंगे, कारवान की ले लें, इल्मी की ले लें या डोगर्स की ले लें। मैंने डोगर्स की पढ़ी थी तो मैं अमूमन डोगर्स की रिकमेंड कर देता हूँ क्योंकि मैंने उसको पढ़ा हुआ है। तो डोगर्स की मैंने बुक ली थी, डोगर ब्रदर्स की, और उसमें से MCQs को पढ़ा था। लेकिन ये बात याद रखें, अभी मैंने जो एक रुझान देखा है, लोग सिर्फ स्टार्ट से ही MCQs ढूंढ रहे हैं। भाई जब तक आप एक वर्क को, एक नावल, एक ड्रामा को पढ़ेंगे नहीं, उसकी स्टोरी आपको पता नहीं होगी, तो आप उसके बारे में MCQs को याद कैसे रख सकेंगे। तो MCQs वाली किताब आपको सबसे आखिर में पढ़नी है। पहले आपने अपना सिलेबस रिवाइज़ करना है, हिस्ट्री को पढ़ना है, आपने लिंग्विस्टिक्स की बुक को पढ़ना है, आपने स्पार्क नोट्स से वो जो मैंने समरीज़ बताई फेमस मेजर वर्क्स की, उनको पढ़ना है। उसके बाद आपने MCQs की तरफ आना है। तो ये तरीक़ाकार होना चाहिए तैयारी का। शुरू में MCQs पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल भी आपके जहन में नहीं रहेंगे, ख़ास तौर पे उन किताबों के हवाले से जो MCQs, जो किताबें आपने कभी पढ़ी ही नहीं, आपको उनकी कहानी पता नहीं है, तो वो तो याद रह ही नहीं सकते।
तो लास्ट पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ वो है लिटरेरी टर्म्स और पोइटिक डिवाइसेस। ये पढ़ना, याद करना, समझना बहुत ज़रूरी है। लिटरेरी डिवाइसेस के हवाले से क्वेश्चन टेस्ट में भी आ सकता है और इंटरव्यू में तो लाजमी पूछी जाती हैं। मुझसे 5 लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं वो पूछी गई थी इंटरव्यू के दौरान, जिनमें से 4 का मैंने आंसर किया था और वो चारों मैंने अपनी जो गाइड थी डोगर्स वाली उसमें से उनको रिवाइज़ किया हुआ था। तो वो बिल्कुल रिसेंटली क्योंकि पड़ी हुई थी तो फ़ौरन से मैंने उनका सही आंसर किया था। तो ये लिटरेरी डिवाइसेस को आपने बिल्कुल भूलना नहीं है। ये अच्छी तरह से एटलीस्ट जो 50 या 60 कॉमन है ना लिटरेरी डिवाइसेस, इनको लाजमी आपने याद रखना है। मतलब सिमिली क्या है, मेटाफर क्या है, बैलेड किसे कहते हैं, एलेजी क्या होती है, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, मेलोड्रामा क्या होता है, ट्रेजेडी क्या है, इस तरह की जो टर्म्स हैं, इस तरह की जो डिवाइसेस हैं, इनको आपने याद करना है। ये तो होगी इम्पोर्टेंट बातें टेस्ट की तैयारी के हवाले से। मुझे उम्मीद है कि आपको इनसे हेल्प मिलेगी। ख़ास तौर पे जो इंग्लिश वाले लोग हैं, अगर वो सिर्फ जो मैंने आपको चीज़ें रिकमेंड कर दी हैं, अगर आप सिर्फ इनसे ही तैयारी कर लें तो आई थिंक ये सफ़िशेंट होगी और इतने वक्त में इतना ही मटेरियल पढ़ा जा सकता है। इससे ज़्यादा आप चीज़ें इकट्ठी करने के चक्कर में लगे रहेंगे तो वो फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे। अगर पढ़ भी लेंगे एक दफ़ा तो वो फिर आप जहन नशीन उनको नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। कोई भी क्वेश्चन हो, अभी तो क्योंकि मैंने ये चीज़ें लिख के नहीं आपके सामने एक्सप्लेन की, जो भी मेरे जहन में बातें आ रही थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं, तो कुछ चीज़ें मिस भी हो जाती हैं। तो अगर कोई और चीज़ आप पूछना चाहते हैं जो मैंने नहीं बताई टेस्ट के हवाले से, तैयारी के हवाले से, तो वो आप मुझसे ज़रूर पूछें, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पे आ रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं और मैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए हाज़िर हूँ, गाइड करने के लिए हाज़िर हूँ। जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं स्टार्ट में भी कहा, हरगिज़ मैं ये नहीं कहता मेरी मालूमात जो हैं वो कोई आपको 100% कामयाब कर देंगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो मालूमात मैं आपको मुहैया कर रहा हूँ ये रेलेवेंट हैं। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस की बेस पे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सुनी सुनाई बातें या कहीं देखी हुई, कहीं पढ़ी हुई बातें नहीं हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर तो यूज़फुल लगी है तो उन लोगों से भी शेयर कर दें, अपने कोलीग्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने क्लास फेलोज़ से, जिनको इससे हेल्प मिल सकती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं या हिस्ट्री है इंग्लिश लिटरेचर की, मेरी पूरी कोशिश है उस हवाले से भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, आपसे शेयर करूँगा। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको उनके नोटिफिकेशंस वीडियोस के मिलते रहेंगे। इंटरव्यू का भी अपना एक्सपीरियंस, पूरा इंटरव्यू आप लोगों से शेयर करूंगा कि मेरा इंटरव्यू कैसा था, और टेस्ट के हवाले से, टेस्ट को अटैम्प्ट कैसे करना है, ये भी एक वीडियो इंशाल्लाह आने वाली है मेरे चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।